नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने सीटों के बंटवारे को अंतिम रूप दिया। भारतीय जनता पार्टी ने पहले चरण के मतदान के लिए 27 उम्मीदवारों की सूची जारी की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा, नए कृषि कानून किसानों के उत्पादों की कीमतों में उतार चढ़ाव से उन्हें सुरक्षा प्रदान करेंगे। केंद्र ने आने वाले त्योहारों को देखते हुए कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए। क्वाड देशों भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्रियों की टोक्यो में बैठक। हिंद प्रशांत क्षेत्र को स्वतंत्र, मुक्त और समावेशी बनाने का आह्वान। और आईपीएल क्रिकेट में मुंबई इंडियंस ने राजस्थान रॉयल्स को 57 रन से हराया। अबू धाबी में कोलकाता नाइट राइडर्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच मुकाबला आज। समाचार प्रभात के इस अंक में सिद्धार्थ सिंह के साथ मैं आनंद श्रीवास्तव। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। बिहार में भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड ने विधानसभा चुनावों के लिए एनडीए घटक दलों के बीच सीट बंटवारे की विधिवत घोषणा कर दी है। 243 सदस्यों वाली विधानसभा के लिए 122 सीटों पर जेडीयू और 121 पर भाजपा चुनाव लड़ेगी। कल पटना में एक संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में ये घोषणा करते हुए जेडीयू अध्यक्ष और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि एनडीए विकास के मुद्दों और अपनी उपलब्धियों पर चुनाव लड़ेगा। जो जनता दल यू है उसके जिम्मे 122 सीटें दी गई हैं और जीतन राम मांझी जी की पार्टी को उसी के अंतर्गत हम लोगों ने 7 सीटें दी। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में 121 सीटें हैं और इन लोगों की बातचीत जो इन्होंने बताया कि अंतिम चरण है विकासशील इंसान पार्टी के साथ, उसी के अंतर्गत उनको सीटें देंगी। हम लोग मिलकर काम कर रहे हैं और बिहार के विकास के लिए जो भी काम है वो किया गया है। बिहार में विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए भारतीय जनता पार्टी ने 27 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। प्रमुख उम्मीदवारों में कैबिनेट मंत्री प्रेम कुमार गया कस्बे विधानसभा क्षेत्र से और राम नारायण मंडल बांका क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं। कैबिनेट मंत्री विजय कुमार सिन्हा लखीसराय से और ब्रिज किशोर बिंद चैनपुर से चुनाव लड़ेंगे। हाल ही में पार्टी में शामिल शूटिंग चैंपियन श्रेयसी सिंह जमुई विधानसभा से चुनाव लड़ेंगी। भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू ने विधानसभा क्षेत्र के अपने हिस्से की सीटों की सूची जारी कर दी है। जनता दल यू, राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस ने अभी अपने उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की है। विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए कल नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि है। 16 जिलों की 71 विधानसभा सीटों पर 28 अक्टूबर को मतदान होगा। निर्वाचन आयोग ने मणिपुर विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। मणिपुर में खाली सभी 5 विधानसभा सीटों के लिए 7 नवंबर को उपचुनाव होंगे। निर्वाचन आयोग ने लिलोंग और वांगजिंग तेंथा विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की घोषणा 27 सितंबर को की थी, जबकि वांगोई, साइतू और सिंघाट सीटों पर उपचुनाव की घोषणा कल की थी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि केंद्र सरकार द्वारा संसद में पारित कराए गए कृषि से संबंधित 3 नए कानूनों से किसान अपनी उपज पर लगी बिक्री संबंधी पाबंदियों से मुक्त हो जाएंगे। कल चेन्नई में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि इन कानूनों को बनाने से पहले कृषि विशेषज्ञों, किसानों और खेती से जुड़े अन्य लोगों के साथ विस्तृत विचार विमर्श किया गया। वित्त मंत्री ने कहा कि किसानों को अपनी उपज कहीं भी और किसी भी व्यापारी को बेचने की स्वतंत्रता मिलने के बावजूद न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रणाली जारी रखी जाएगी। श्रीमती सीतारामन ने कहा कि ठेके पर खेती कराने से जमीन के मालिकाना हक को लेकर आशंकाएं पूरी तरह निराधार हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि कृषि पदार्थों के दामों में उतार चढ़ाव से किसानों की रक्षा की जाएगी। वित्त मंत्री ने कहा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रणाली में 22-23 कृषि उत्पाद शामिल थे, मगर समर्थन मूल्यों की नियमित घोषणा गेहूं और धान जैसे उत्पादों को लेकर ही की जाती थी, जिससे किसान तिलहनों और दलहनों की जगह धान और गेहूं बोना अधिक पसंद करने लगे थे। उन्होंने कहा कि इससे देश को बड़े पैमाने पर तिलहनों का आयात करना पड़ रहा था। एमएसपी
MSP has been there for a very long time. But it so got focused only on paddy and wheat that it led to also a distortion that many farmers who were otherwise growing coarse grains, oil seeds, pulses also moved to growing paddy and wheat. Because MSP was every year annually during each crop being increased only for these two. They didn't bother about others. इस बीच महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा है कि केंद्र के नए कृषि कानूनों में खामियां दूर करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि राज्य इन विवादित मुद्दों पर नीति तय करने से पहले किसान संगठनों द्वारा दिए गए सुझावों पर विचार किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार केंद्र के खिलाफ नहीं है, लेकिन इन कानूनों को वर्तमान रूप में स्वीकार नहीं कर सकती। श्री ठाकरे ने कल किसान संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक में कि जो नए कृषि कानूनों पर चर्चा के लिए उनसे मिलने आए थे। महाराष्ट्र सरकार ने 30 सितंबर को कैबिनेट की एक उप समिति का गठन किया था ताकि कृषि क्षेत्र के नए कानूनों को लागू करने के बारे में फैसला किया जा सके। प्रसार भारती और इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड इफको ने नई कृषि टेक्नोलॉजी और कृषि संबंधी नए आविष्कारों के बारे में जानकारी का प्रसारण करने और उसे बढ़ावा देने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। समझौते के अनुसार दूरदर्शन का डीडी किसान चैनल खेतों में इस्तेमाल की जा रही विभिन्न अभिनव तकनीकों के बारे में आसान भाषा में 30-30 मिनट के कार्यक्रमों का प्रसारण करेगा। डीडी किसान चैनल पर करीब 25 कड़ियों का एक कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा, जिसमें आसान भाषा में किसानों को जानकारी दी जाएगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने आगामी त्योहारों के मौसम में कोविड महामारी की रोकथाम के उपायों के सिलसिले में कल मानक संचालन प्रक्रिया जारी की। भारत में अक्टूबर से दिसंबर तक अनेक त्योहार मनाए जाते हैं। इस अवसर पर लोग सामूहिक पूजा, मेले, रैली, प्रदर्शनी और सांस्कृतिक उत्सवों का भी आयोजन करते हैं। एक रिपोर्ट। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि कोविड महामारी के संक्रमण को रोकने के लिए इस तरह के कार्यक्रमों के दौरान रोकथाम के उपाय पर अमल करना जरूरी है। 65 साल से अधिक उम्र के बुजुर्ग, रोगी, गर्भवती महिलाओं और 10 साल से कम उम्र के बच्चों को इस दौरान घर पर ही बने रहने की सलाह दी गई है। रैलियों और प्रतिमा विसर्जन समारोह के दौरान एकत्रित होने वाले लोगों की संख्या निर्धारित सीमा से अधिक नहीं होने का ध्यान रखने, एक दूसरे से सुरक्षित दूरी बनाए रखने और आवश्यक रूप से मास्क पहनने को भी कहा गया है। मंत्रालय के अनुसार ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए जिससे लोग आयोजन स्थलों पर एक साथ पहुंचने की बजाय कुछ अंतराल पर पहुंचें। दिशा निर्देशों के अनुसार केवल कंटेनमेंट जोन के बाहर ही उत्सवों का आयोजन करने की इजाजत होगी। कंटेनमेंट जोन में रहने वाले लोग अपने घरों पर ही रहकर त्योहार मनाएं। लोगों को सलाह दी गई है कि वे एक दूसरे के संपर्क में आते समय जहां तक संभव हो कम से कम 6 फीट की दूरी बनाए रखें। धार्मिक स्थानों में प्रतिमाओं और पवित्र ग्रंथों को छूने की इजाजत नहीं होगी। समाचार कक्ष से श्रीराम शर्मा। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोविड महामारी के प्रबंधन के लिए आयुर्वेद और योग पर आधारित राष्ट्रीय नैदानिक प्रबंधन प्रोटोकॉल जारी किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि रोकथाम और उपचार के उपायों पर आधारित ये प्रोटोकॉल न सिर्फ कोविड महामारी के प्रबंधन के लिए बल्कि आधुनिक युग के स्वास्थ्य समस्याओं के समाधान में पारंपरिक ज्ञान की प्रासंगिकता बढ़ाने की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। श्री हर्षवर्धन ने आयुर्वेद की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए कहा कि ये भारत का ही नहीं बल्कि विश्व का प्राचीनतम ज्ञान है। आयुर्वेदा हमारा देश का प्राचीन ज्ञान है। इसका उल्लेख वेदों में है। अथर्ववेद का इसको ऑफशूट माना जा सकता है। अगर ये कहा जाए तो ये अतिशयोक्ति भी नहीं है। आयुर्वेद के बारे में ये केवल हमारा है इसलिए हम इसको बड़ा मानते हैं, ऐसा नहीं है। ये वास्तव में भारत का दुनिया का सबसे प्राचीनतम ज्ञान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कोविड-19 के प्रबंधन में आयुर्वेद और योग पर आधारित राष्ट्रीय नैदानिक प्रबंधन प्रोटोकॉल प्रशंसनीय प्रयास है। एक ट्वीट में श्री मोदी ने कहा है कि इसमें शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने, स्वस्थ रहने और कोविड-19 से संघर्ष को और सुदृढ़ करने पर जोर दिया गया है। सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने 15 अक्टूबर से देश में सिनेमा हॉल को शुरू करने से संबंधित मानक संचालन प्रक्रिया जारी कर दी है। कल नई दिल्ली में एसओपी जारी करते हुए श्री जावड़ेकर ने कहा, स्वास्थ्य मंत्रालय के सलाह से आईएनबी मिनिस्ट्री ने
एक स्टैंडर्ड ऑफ प्रोसेस घोषित किया है और उसमें 50% लोग अलाउड होंगे। सुरक्षित दूरी, मास्क और सैनिटाइजर इसका उपयोग बाध्यकारी है। कोरोना के संदर्भ में जागृति निर्माण करने वाली फिल्म 1 मिनट की या अनाउंसमेंट या तो शो के पहले भी और मध्यंतर के पहले और मध्यंतर के बाद ये दिखाना कंपलसरी है। 2 शोज में स्टैगर्ड टाइम टेबल चाहिए कि पूरा हॉल सैनिटाइज होके दूसरे लोग आकर बैठेंगे और आने जाने वालों का ज्यादा संपर्क नहीं रहेगा, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। श्री जावड़ेकर ने बताया कि भीड़ से बचने के लिए सिनेमा घरों को सुनिश्चित करना होगा कि दर्शकों के लिए कई टिकट खिड़कियां रखी जाए। सिंगल स्क्रीन में ज्यादा खिड़कियां खोलनी पड़ेगी टिकट बुकिंग के लिए और सभी जगह ऑनलाइन टिकट बुकिंग को एनकरेज किया जाएगा। स्टाफ का प्रोटेक्ट होगा, पैक फूड मिलेगा। सबसे मुख्य है कि हवा का सर्कुलेशन चालू रहे, ये सुनिश्चित करना होगा। 23, 24, 25 इतना ही टेम्परेचर रख सकते हैं। एक क्रॉस वेंटिलेशन होगा, ये भी सुनिश्चित करना जरूरी है। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि इस नए स्टैंडर्ड ऑफ प्रोटोकॉल का सब लोग स्वागत करेंगे और 15 तारीख से लोग सिनेमा देख सकेंगे। देश में कोविड महामारी से स्वस्थ हुए रोगियों की संख्या 56 लाख से अधिक हो गई है, जो दुनिया में सबसे अधिक है। स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने कहा कि स्वस्थ होने की दर 84% से अधिक हो गई है। उन्होंने कहा कि हाल के दिनों में स्वस्थ हुए लोगों की संख्या कोविड-19 के नए मामलों से अधिक रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने बताया कि देश में इलाज करा रहे कोविड रोगियों की कुल संख्या में से 77% रोगी महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश सहित 10 राज्यों में हैं। श्री भूषण ने कहा कि देश भर में अब तक 8 करोड़ से अधिक कोरोना जांच की जा चुकी है। मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटों में 1570 से अधिक लोग संक्रमित हुए हैं। राज्य में संक्रमित लोगों की संख्या 1,38,000 तक पहुंच गई है। राज्य के स्वास्थ्य बुलेटिन के अनुसार 2161 कोरोना वायरस रोगियों को कल स्वस्थ होने के बाद अस्पतालों से छुट्टी मिल गई। इसके फलस्वरूप प्रदेश में अब तक 1,18,000 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। मध्य प्रदेश में अब 18,141 सक्रिय मामले हैं। मध्य प्रदेश में रिकवरी दर में भी सुधार हुआ है और अब यह करीब 83% तक पहुंच गई है। राज्य में अब तक 22,57,000 से अधिक परीक्षण किए जा चुके हैं, जिनमें से 25,000 से अधिक परीक्षण कल किए गए थे। कोरोना संक्रमण की जिलेवार समीक्षा में इंदौर जिले में कोविड-19 के सर्वाधिक 425 नए मामले सामने आए हैं। इसके बाद भोपाल में 299, जबलपुर में 141 और ग्वालियर में 70 मामले दर्ज किए गए हैं। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए कई जनपदों में जन जागरूकता अभियान शुरू किया गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस अभियान के अंतर्गत लोगों को संक्रमण की रोकथाम के लिए आवश्यक एहतियाती उपाय की सलाह दी जा रही है। छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले में ध्वनि विस्तारक यंत्रों के माध्यम से शहर और गांव की गली गली में जाकर लोगों को मास्क लगाने, 2 गज की दूरी बनाए रखने और समय समय पर हाथ धोने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। ये संदेश हिंदी के साथ साथ छत्तीसगढ़ी में भी सुनाए जा रहे हैं। संगवारी हो, कोरोना ले झन डराओ, कोरोना से बचे बर ये उपाय ला अपनाओ, मास्क के उपयोग करो, सोशल डिस्टेंस सामाजिक दूरी बना के रखाओ, दूसर मन खेले कम से कम 2 गज के दूरी यानी 3 हाथ के दूरी बना के रखाओ। वहीं रायपुर जिले में लोगों को जागरूक करने के लिए सोशल मीडिया का भी सहारा लिया जा रहा है। इसमें एक ऑनलाइन फॉर्म भरवाकर लोगों से शपथ दिलाई जा रही है कि वे घर से बाहर निकलते समय मास्क का उपयोग जरूर करेंगे। इसी तरह फेसबुक पर भी लोगों से अपना ऐसा फोटो अपलोड करने के लिए कहा गया है जिसमें वे मास्क लगाकर हारेगा कोरोना, जीतेगा रायपुर लिखा हुआ पोस्टर दिखाएंगे। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर। गुजरात में पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड से 1,335 लोग संक्रमित हुए हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य में स्वस्थ होने वालों की दर बढ़कर 86.16% हो गई है। गुजरात में अब तक संक्रमण के 1,45,362 मामले पाए जा चुके हैं। कल 1,473 मरीजों के ठीक होने के साथ अस्पतालों से छुट्टी दी गई। कुल 47,54,000 से अधिक लोगों का कोविड-19 के लिए परीक्षण किया जा चुका है। इसमें से 51,879 परीक्षण कल एक ही दिन में किए गए। राज्य में सबसे अधिक 281 नए मामले कल सूरत में दर्ज हुए। इस वक्त 16,597 सक्रिय मामले हैं, जिसमें से 91 मरीज वेंटिलेटर पर है। कुल 10 मरीजों की मृत्यु के साथ कोविड-19 से
जान गंवाने वाले मरीजों की संख्या 3,522 हो चुकी है। 5,79,000 से अधिक लोगों को घरों में संगरोध रखा गया है। योगेश पंड्या, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। महाराष्ट्र के उद्योग मंत्री सुभाष देसाई ने राज्य में व्यापारी समुदाय को आश्वासन दिया है कि औद्योगिक ऑक्सीजन की आपूर्ति शीघ्र सामान्य कर दी जाएगी। उनका ये बयान एक महीने बाद आया है जब राज्य सरकार ने 80% ऑक्सीजन कोविड रोगियों के उपचार के लिए आवंटित करने के आदेश दिए थे। ब्यौरा हमारी संवाददाता से। महाराष्ट्र के उद्योग मंत्री सुभाष देसाई ने कहा कि राज्य में कोरोना वायरस से संक्रमित होने वालों की संख्या में घटौती हो रही है और इसीलिए ऑक्सीजन की आवश्यकता भी कम हो रही है। हालांकि उन्होंने कहा वर्तमान में राज्य की प्राथमिक जिम्मेदारी यह सुनिश्चित करना है कि यह प्राणवायु चिकित्सा आवश्यकताओं के लिए उपलब्ध कराई जाए। राज्य वर्तमान में प्रतिदिन 1,000 मीट्रिक टन ऑक्सीजन का उत्पादन करता है, जिसमें से औद्योगिक इकाइयों को 600 मीट्रिक टन की आवश्यकता होती है। श्री देसाई ने कहा कि राज्य प्रतिदिन 1,300 मीट्रिक टन ऑक्सीजन के भी निर्माण को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। सोनाली घड़ार पाटिल, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। ओडिशा में कल कोविड संक्रमण से 4,098 रोगियों के ठीक होने के साथ ही राज्य में स्वस्थ होने वालों की संख्या बढ़कर 2,06,400 हो गई है। इस दौरान 2,773 लोगों के संक्रमित होने से ये संख्या बढ़कर 2,38,003 हो गई है। राज्य में अब तक 940 लोगों की मृत्यु हुई। कर्नाटक में कल कोविड से 9,993 लोग संक्रमित हुए हैं। इसके साथ ही राज्य में संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 6,57,705 हो गई है। इस दौरान इस संक्रमण से 10,228 लोग स्वस्थ भी हुए हैं। राज्य में अब तक 5,33,074 लोग स्वस्थ हुए हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान 91 रोगियों की मौत के साथ ही मृतकों की संख्या बढ़कर 9,461 हो गई है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। खुजली झटपट दूर करे, जालिम लोशन, वही नाम वही काम, कुछ भी नहीं बदला। चर्म रोगों का दुश्मन जालिम लोशन। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले एक नजर फिर से मुख्य समाचारों पर। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने सीटों के बंटवारे को अंतिम रूप दिया। भारतीय जनता पार्टी ने पहले चरण के मतदान के लिए 27 उम्मीदवारों की सूची जारी की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा, नए कृषि कानून किसानों के उत्पादों की कीमतों में उतार चढ़ाव से उन्हें सुरक्षा प्रदान करेंगे। केंद्र ने आने वाले त्योहारों को देखते हुए कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए। क्वाड देशों भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्रियों की टोक्यो में बैठक। हिंद प्रशांत क्षेत्र को स्वतंत्र, मुक्त और समावेशी बनाने का आह्वान। और आईपीएल क्रिकेट में मुंबई इंडियंस ने राजस्थान रॉयल्स को 57 रन से हराया। अबुधाबी में कोलकाता नाइट राइडर्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच मुकाबला आज। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि साझा मूल्यों पर आधारित जीवंत और बहुलवादी लोकतांत्रिक प्रणाली वाले क्वाड संगठन के 4 सदस्य राष्ट्रों ने सामूहिक रूप से स्वतंत्र, मुक्त और समावेशी हिंद प्रशांत क्षेत्र के महत्व की सामूहिक रूप से पुष्टि की है। कल जापान में टोक्यो में क्वाड देशों की दूसरी मंत्रिस्तरीय बैठक में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि संगठन के सदस्य देशों ने मूल्य आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था, पारदर्शिता, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा में नौवहन की स्वतंत्रता, क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता के प्रति सम्मान की भावना और क्षेत्रीय विवादों के शांतिपूर्ण समाधान के प्रति वचनबद्धता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया की सदस्यता वाले क्वाड संगठन का उद्देश्य इस क्षेत्र में वैध और महत्वपूर्ण हित रखने वाले सभी देशों की सुरक्षा और उनके आर्थिक सरोकारों का ध्यान रखना है। विदेश मंत्री ने इस बात पर संतोष व्यक्त किया कि हिंद प्रशांत अवधारणा की स्वीकार्यता लगातार बढ़ती जा रही है। कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने कहा है कि भारत और कनाडा के बीच कृषि व्यापार में वृद्धि की अपार संभावनाएं हैं। कल भारत कनाडा कृषि प्रौद्योगिकी संगोष्ठी का उद्घाटन करते हुए श्री तोमर ने कहा कि सरकार ने कृषि क्षेत्र में सुधारों की अनेक पहल की हैं। उन्होंने बताया कि एक राष्ट्र एक बाजार योजना तथा छोटे और मझोले किसानों के लिए अनुबंधित कृषि की व्यवस्था की गई है। उन्होंने बताया कि 1 लाख करोड़ रुपए का कृषि अवसंरचना कोष स्थापित किया गया है।
कनाडा की कृषि मंत्री मैरी क्लॉड बीबियू ने बताया कि भारत और कनाडा के बीच कृषि क्षेत्र में व्यापार के मजबूत संबंधों का इतिहास है। इस संगोष्ठी को भारत कनाडा व्यापार संगठन ने भारतीय उद्योग परिसंघ और विदेश मंत्रालय के सहयोग से आयोजित किया था। साल 2020-21 के खरीफ फसलों की सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य पर निरंतर खरीद कर रही है। खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने बताया है कि भारतीय खाद्य निगम और राज्य सरकारों की एजेंसियों के जरिए पंजाब, हरियाणा, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में धान की खरीद तेज हो गई है। पिछले सोमवार तक 87,000 किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 11,14,000 मीट्रिक टन धान खरीदा गया। तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, गुजरात, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में 29,64,000 मीट्रिक टन दलहन और तिलहन की खरीद की मंजूरी दे दी गई है। अनेक राज्यों में किसानों से कपास, मूंग और खोपरा भी बड़ी मात्रा में खरीदा गया। उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा है कि वो हाथरस कांड की कोई भी जांच कराने को तैयार है जिससे इस घटना की सच्चाई सामने आ सके। कल उच्चतम न्यायालय में दायर शपथ पत्र में राज्य सरकार ने हाथरस कांड की सीबीआई जांच कराने के निर्देश देने का अनुरोध किया। राज्य सरकार ने कहा कि वो उच्चतम न्यायालय की निगरानी में इस घटना की सीबीआई जांच के लिए भी तैयार है। इस बीच राज्य पुलिस ने हाथरस मामले को लेकर हिंसा भड़काने के आरोप में 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। कथित तौर पर पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया संगठन से ताल्लुक रखने वाले इन 4 लोगों को मथुरा में उस वक्त गिरफ्तार किया गया जब वो दिल्ली से हाथरस जा रहे थे। इन 4 की पहचान मुजफ्फरनगर के अतीकुर रहमान, केरल के मलप्पुरम के सिद्दीक, बहराइच के मसूद अहमद और रामपुर के आलम के नाम से की गई है। पुलिस ने दावा किया है कि उनके पास मोबाइल फोन, लैपटॉप और कुछ ऐसा संदिग्ध दस्तावेज प्राप्त हुआ है जिससे प्रदेश में शांति भंग होने की आशंका थी। राज्य पुलिस के मुताबिक इन 4 के पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया और उसके सहयोगी संगठन कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया के साथ गहरे रिश्ते हैं। अतीकुर रहमान को कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया का कोषाध्यक्ष बताया जा रहा है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। जम्मू कश्मीर में दक्षिण कश्मीर के शोपियां जिले के जैनापुरा क्षेत्र में सुगन गांव में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच कल रात भर चली मुठभेड़ में 2 आतंकवादी मारे गए। जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह ने आकाशवाणी को बताया कि मुठभेड़ अभी भी जारी है। इसमें जानकारी ये मिली थी कि सुगन गांव के अंदर आतंकी कुछ घर के अंदर छुपे हुए हैं के ऊपर ऑपरेशन प्लान किया गया और फोर्सेस ने घेरा डाला। घेरा डालने के बाद हमारी पार्टी के ऊपर फायर हुआ जिसका जवाब दिया गया। उसके बाद बराबर एनकाउंटर रात भर चलता रहा और अभी सुबह तक 2 आतंकी मारे गए हैं। इतला ऐसी है कि अभी भी 2 के करीब आतंकी अंदर होंगे। दूसरी ओर कल शाम गंदरबल जिले के नूनार क्षेत्र में आतंकवादियों ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के घर पर हमला किया जिसमें उनके पीएसओ अल्ताफ हुसैन शहीद हो गए। गंदरबल के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक खलील पोसवाल ने बताया कि आतंकवादियों ने भाजपा कार्यकर्ता पर गोली चलाई जिससे उनके व्यक्तिगत सुरक्षा अधिकारी घायल हो गए जिनका अस्पताल ले जाते समय निधन हो गया। पीएसओ द्वारा की गई जवाबी गोलीबारी में एक आतंकवादी भी मारा गया। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की अध्यक्षता में प्रशासन परिषद की बैठक में ग्रामीण क्षेत्रों में 100% पानी की पाइप से सप्लाई सुनिश्चित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। जल जीवन मिशन के तहत इस परियोजना में दिसंबर 2022 तक सभी गांवों को पाइप से पानी पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। बैठक में बताया गया कि पहले चरण में श्रीनगर और गंदरबल जिलों में नल का पानी पहुंचाने का लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया। जम्मू कश्मीर में जल शक्ति विभाग ने जल आपूर्ति की 1,533 परियोजनाएं चिन्हित की है जिन पर 3,760 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने बताया है कि तेलंगाना कृष्णा और गोदावरी नदियों के जल बंटवारे के बारे में उच्चतम न्यायालय में दायर मामला वापस लेने पर सहमत हो गया है। उन्होंने कहा कि अब केंद्र सरकार इस मामले को न्यायाधिकरण के विचार के लिए भेज सकती है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के मुख्यमंत्रियों के साथ शीर्ष परिषद की दूसरी बैठक के बाद श्री शेखावत ने बताया कि कावेरी जल प्रबंधन बोर्ड को आंध्र प्रदेश में स्थानांतरित करने पर सहमति हो गई है। आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014 के अंतर्गत जल शक्ति मंत्री की अध्यक्षता में शीर्ष परिषद गठित की गई थी। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के मुख्यमंत्री इस परिषद के सदस्य हैं।
मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो के महानिदेशक पद पर M.A. गणपति की नियुक्ति का अनुमोदन कर दिया है। वे इस पद पर 29 फरवरी 2024 तक रहेंगे। श्री गणपति 1986 बैच के उत्तराखंड संवर्ग के भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी हैं। नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो के महानिदेशक का पद अगस्त में खाली हुआ था, जब राकेश अस्थाना को सीमा सुरक्षा बल का महानिदेशक नियुक्त किया गया था। आईपीएल में कल अबुधाबी में मुंबई इंडियंस ने राजस्थान रॉयल्स को 57 रन से करारी शिकस्त दी। रोहित शर्मा की कप्तानी में खेल रही मुंबई इंडियंस की इस टूर्नामेंट में ये लगातार तीसरी जीत है। इसके साथ ही मुंबई अंक तालिका में सबसे ऊपर पहुंच गई है। कल रात खेले गए मैच में मुंबई इंडियंस के बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव ने नाबाद 79 रन बनाए। उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया। आज कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला अबुधाबी में चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। और अब एक नजर आज के मौसम पर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आसमान साफ रहेगा। न्यूनतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया और अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस रहने के आसार हैं। मुंबई में हल्की वर्षा का अनुमान है। न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ और अधिकतम 32 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। चेन्नई में भी हल्की वर्षा होने की संभावना है। तापमान 26 और 37 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। कोलकाता में बादल छाए रहेंगे। न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया और अधिकतम 33 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के जम्मू में न्यूनतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ, जबकि अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। लद्दाख में भी आसमान साफ रहने के आसार हैं। न्यूनतम तापमान 2 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 21 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। गिलगित में आसमान साफ रहेगा, लेकिन दोपहर या शाम तक आंशिक रूप से बादल छा सकते हैं। तापमान 7 और 30 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। मुजफ्फराबाद में भी आसमान साफ रहेगा। न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। समाचार कक्ष से रवि कपूर। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/हिंदी पर भी उपलब्ध हैं। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं सिद्धार्थ सिंह। धन्यवाद आनंद। हाथरस मामले पर उच्चतम न्यायालय की टिप्पणी को ज्यादातर अखबारों ने प्रमुख खबर बनाया है। जनसत्ता लिखता है, शीर्ष अदालत की टिप्पणी, हाथरस की घटना भयानक। देश भर में 15 अक्टूबर से सिनेमाघरों को फिर से खोले जाने की खबर को भी अखबारों ने प्रमुखता दी है। हिन्दुस्तान एहतियात शीर्षक से लिखता है, सिनेमा हॉल में एक सीट छोड़कर बैठना होगा। कोरोना के इलाज में आयुर्वेदिक पद्धति को स्वास्थ्य मंत्रालय की मंजूरी से जुड़ी खबर भी सभी अखबारों में है। राजस्थान पत्रिका के शब्द हैं, कोरोना के साधारण मरीजों के लिए आयुर्वेदिक इलाज को मंजूरी। भारत में घट रही है कोरोना की रफ्तार। दैनिक ट्रिब्यून की सुर्खी है, 42 दिन बाद देश भर में नए मरीज 62,000 से कम। दैनिक भास्कर लिखता है, मां के दूध से मात खा रहा कोरोना संक्रमण। सूरत में 241 पॉजिटिव माताओं से सिर्फ 13 नवजात संक्रमित, वे भी जल्द ठीक हुए। राष्ट्रीय सहारा ने अपने बिजनेस पन्ने पर लिखा है, वर्ष 2030 तक घरेलू एलपीजी का सबसे बड़ा बाजार होगा भारत। जापान, ऑस्ट्रेलिया, भारत और अमेरिका के विदेश मंत्रियों की टोक्यो में हुई बैठक पर दैनिक जागरण की सुर्खी है, क्वाड की बैठक में निशाने पर रहा चीन। नवभारत टाइम्स लिखता है, चीन के खिलाफ 4 देशों की यारी पुख्ता, भारत बोला जरा शांति से काम ले पड़ोसी। विद्यार्थियों के लिए शिक्षा मंत्रालय की पहल पर दैनिक जागरण का शीर्षक है, अगले साल विश्वविद्यालयों में प्रवेश के लिए होगा कॉमन टेस्ट, साल में 2 बार हो सकती है प्रवेश परीक्षा। रेलवे आरक्षण नियम में परिवर्तन से जुड़ी खबर पर हरिभूमि की सुर्खी है, 30 मिनट पहले दूसरा आरक्षण चार्ट भी बनेगा, 10 अक्टूबर से शुरू होगी नई व्यवस्था। पराली से प्रदूषण बढ़ने की आशंका के बीच अमर उजाला ने लिखा है, पराली पर डीकंपोजर घोल छिड़कने से बनेगी खाद, इससे दिल्ली में घटेगा प्रदूषण। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने सीटों के बंटवारे को अंतिम रूप दिया। भारतीय जनता पार्टी ने पहले चरण के मतदान के लिए 27 उम्मीदवारों की सूची जारी की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा, नए कृषि कानून किसानों के उत्पादों की कीमतों में उतार चढ़ाव से उन्हें सुरक्षा प्रदान करेंगे। केंद्र ने आने वाले त्योहारों को देखते हुए कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए।
क्वाड देशों भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्रियों की टोक्यो में बैठक, हिंद प्रशांत क्षेत्र को स्वतंत्र, मुक्त और समावेशी बनाने का आह्वान। और आईपीएल क्रिकेट में मुंबई इंडियंस ने राजस्थान रॉयल्स को 57 रन से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।